शुभ प्रभातम भैया बहन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। आज मैं आपको भूगोल कक्षा सप्तम का भूगोल पाठ्यक्रम वायु से संबंधित बातों को बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको वायुमंडल की विभिन्न परतों, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक इत्यादि के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग किसी भी स्थान के वायु दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो वायु दाब है क्या? वायु और प्लस दाब, यानी वायु जो हमको, मेरी पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वह जो हम पर प्रेशर डाल रही है और उसमें कुछ वजन है, तो वायु में वजन है और हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, तो हमारे ऊपर पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के द्वारा, वायु के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब। वायु में वजन होता है, भार होता है, और पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के कारण उसके द्वारा लगाया गया दाब ही वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल हमारे शरीर पर बहुत अधिक दबाव लगाता है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पर चारों दिशाओं से, इधर इधर ऊपर सब दिशाओं से लगता है, और हमारा शरीर बल लगाकर, विपरीत बल लगाकर उसको प्रभावहीन कर देता है और हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब वायु दाब को मापते कैसे हैं? तो वायु दाब को मापने के लिए भी यंत्र होता है, जिसे हम वायु दाब मापी यंत्र कहते हैं। वायु दाब मापी यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब मापी यंत्र। वायु दाब मापी यंत्र किसको कहते हैं? वायु दाब को मापने, किसी स्थान पर वायु का प्रेशर, हवा का प्रेशर कितना है, वायु का दाब कितना है, इससे इसके मापने को मिली बार, MB, इसका मात्रा क्या है? मिली बार, MB से इसको डिनोट करते हैं, है ना। वायु दाब को का मात्रा क्या हुआ? मिली बार, शॉर्ट में MB लिखते हैं। वायु दाब मापी में समुद्र तल पर मानक दाब जो होता है, वह पारा, उसका जो थर्मामीटर जिस तरह होता है ना आपका तापमापी, उसी तरह वायु दाब का जो वायु दाब मापी का जो पारा होगा, वह उस स्केल में 77 सेंटीमीटर ऊंचाई द्वारा लगाया गया दाब है, कि 77 सेंटीमीटर ऊंचाई पर जितना दाब है वह उसमें लगाया गया है। और समुद्र तल पर स्थित, समुद्र तल पर अगर किसी दो स्थान पर एक समान दाब वाले क्षेत्र हैं, दो क्षेत्र, अगर दो क्षेत्रों का दाब, वायु दाब अगर समान है, तो मान लीजिए यहाँ कोई स्थान है और यहाँ कोई स्थान है, यहाँ जितना वायु दाब है इस स्थान पर भी वायु दाब उतना है, तो इन दोनों समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समदाब रेखा। समुद्र तल पर स्थित किसी दो स्थान पर समान दाब वाले, समान वायु दाब वाले किसी दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, वह समदाब रेखा कहलाती है। तो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? एक ऊंचाई और एक तापमान। उससे पहले यह जान लें, क्या पृथ्वी पर वायु दाब हर सब जगह एक समान है? नहीं, एक समान नहीं है। अक्षांशीय स्थिति के कारण, तापमान का वितरण के कारण, तो ऊंचाई भी के अनुसार भी वायु दाब में अंतर आता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, समुद्र तल पर वायु दाब
1013.2 MB है, 2 मिलीबार है। तो 5 किलोमीटर ऊंचाई पर जैसे हम बढ़ते हैं तो वायुदाब 540.40 मिलीबार हो जाता है। वही 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब 122 मिलीबार हो जाता है। और 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जब बढ़ते हैं तो वायुदाब 25.49 मिलीबार रह जाता है। यानी कहने का यह है मतलब कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं तो वायुदाब क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण कारण था तापमान, कि वायुदाब को ये ऊंचाई तो प्रभावित किया ही कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी तो वायुदाब कम होता गया। अब तापमान कैसे प्रभावित करता है, तो तापमान भी वायुदाब को प्रभावित करता है, क्योंकि जब गर्म होती है हवा तो फैलती है और फैलकर हल्की हो जाती है, और गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, और ऊपर उठने से वहाँ वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, कम वायुदाब का। दूसरी ओर जब कम तापमान वाला क्षेत्र से वहाँ वायु चारों ओर से दौड़कर आती है और वहाँ वायु का घनत्व बढ़ जाता है और उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी तापमान अगर अधिक होगा तो फिर वहाँ से हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी और उस स्थान को भरने के लिए कम तापमान वाले क्षेत्र से हवा उधर आएगी और फिर वहाँ वायुदाब उस क्षेत्र का बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ वायुदाब पेटियाँ इस आरेख में, एक ग्लोब है, पृथ्वी का आरेख है, जिस पर मैंने कुछ पट्टी बनाई है, एक पेटी बनाई है, जो कि विश्व में पृथ्वी की विभिन्न वायुदाब पेटियों को दिखाया गया है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी पर वायुदाब एक समान नहीं है। यह 4 अलग अलग पेटियां हैं। तो पहला यह भूमध्य रेखा के पास, जिसको हम भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी कहते हैं। उसके बाद है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। फिर है अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध का, ये अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी दक्षिणी गोलार्ध का। उसके बाद ध्रुवीय उच्च दाब पेटी उत्तरी गोलार्ध और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी दक्षिणी गोलार्ध का है। तो ये हो गए, ये 4 मुख्य पेटियां हैं। तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी जो है, यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर, यह मान लीजिए यह 0 डिग्री अक्षांश आपका भूमध्य रेखा है, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के यानी 10 डिग्री अक्षांश की यह बीच वाली पट्टी जो है वह भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी कहलाती है। यह इस क्षेत्र में तापमान बहुत ही अधिक रहता है, सालों भर इस क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक रहता है, इसीलिए वायुदाब बिल्कुल कम हो जाता है। और इसी कारण इस पेटी को डोल ड्रम भी कहा जाता है। इसके बारे में आगे की कक्षाओं में हम लोग बात करेंगे। अभी इतना जानना कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है वह 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित है। इसको निम्न दाब पेटी कहा जाता है। अत्यधिक तापमान होता है, इस कारण यहाँ वायुदाब बहुत कम रहता है। उसके बाद हमने देखा उपोष्ण उच्च दाब पेटी उत्तरी गोलार्ध और उपोष्ण उच्च दाब पेटी ये दक्षिणी गोलार्ध का है। यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की यह पट्टी उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहलाती है। क्या कहलाती है? उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहलाती है। यहाँ पवनें जो होती है, हवा जो होती है, बिल्कुल शुष्क, बिल्कुल शांत हो जाती है। इस उच्च दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। अब आपको कुतूहल आपके मन में होगा कि हॉर्स अक्षांश क्यों कहा जाता है?
तो प्यारे बच्चों, जब प्राचीन काल में समुद्री यात्री घोड़ों से भरा हुआ जहाज, पाल वाला जहाज लेकर जब जाते थे, यात्रा करते थे, और इस पट्टी में यानी उच्च दाब पट्टी में जब पहुंचते थे, उस क्षेत्र में से जब यात्रा कर रहे होते थे, तो हवा की गति मैंने कही कि हवा बिल्कुल यहाँ शुष्क है और बिल्कुल शांत है, और हवा के बिल्कुल शांत हो जाने से जहाज को आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाई का परेशानी होती थी जहाज को आगे ले जाने में। तो क्या किया जाता था, जहाज का भार कम हो, जिससे कुछ उसकी गति जहाज की बढ़ाई जा सके, तो उन पर जो लदे हुए घोड़े होते थे, उनमें से कुछ घोड़ों को उतारकर समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसलिए इस अक्षांश को 30 से 35 डिग्री का अक्षांश, उपोष्ण उच्च दाब पेटी का जो अक्षांश है, इसको हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता था। हॉर्स या अश्व अक्षांश भी कहा जाता था। ठीक ना। अब तीसरी पट्टी जो है वह अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी, इधर उत्तर भी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो पट्टी है, उसे हम अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ये दोनों, यह भी दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। कितने अक्षांश के बीच? 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच यह पट्टी स्थित है ना। यह पट्टी इस क्षेत्र में उपोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली पवनें चलती हैं, और पवन का तापमान, उधर से आने वाली हवाएं जो हैं, उनका तापमान में काफ़ी अंतर होता है। इस कारण यहाँ चक्रवाती तूफान उठते रहते हैं। किस कारण? पवन के तापमान में अंतर होने के कारण इस क्षेत्र में लगातार चक्रवाती साइक्लोन ये उत्पन्न होते रहते हैं। किसमें? अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी में। कितने अक्षांश के बीच है? तो 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। अब चौथी पेटी हुई ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी जो बिल्कुल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास जो है वह ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है। यह इसका उच्च दाब क्यों है कि यह दोनों ध्रुवों पर स्थित है। यहाँ का तापमान, ध्रुवों का तापमान काफ़ी कम होता है, और तापमान कम तो वायुदाब अधिक। तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक। तापमान अधिक था भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, तो हवा हल्की हो गई, वायुदाब कम हो गया। अब तापमान कम है तो वायुदाब अधिक है। तो ये इस तरह से आपने अभी 4 वायुदाब पेटियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई। आप इन चारों पट्टियों का नाम अच्छी तरह से याद रखेंगे। और ये प्यारे बच्चों, ये सभी वायुदाब पेटियाँ, इनकी प्रकृति, इनका नेचर परमानेंट नहीं है कि ऐसा ही है तो ऐसा ही होता रहेगा, जो एक बार कह दिया नहीं। इनकी प्रकृति भी, इनका स्वभाव भी बदलता रहता है। क्या होता रहता है? इनका स्वभाव बदलता रहता है। जब सूरज कर्क रेखा की ओर आता हुआ दिखाई देता है, जब सूरज किधर आया? कर्क रेखा की ओर उसका झुकाव है, तो वायुदाब पेटियाँ जो हैं वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगती है। और जब सूरज मकर रेखा की ओर बढ़ता दिखाई देने लगता है, तो वायुदाब पेटियाँ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगती हैं। ठीक ना। तो ये वायुदाब पेटियाँ या इन पवनों की दिशा जो है वह सूरज के मकर और कर्क रेखा की ओर
गति या उसके झुकाव के आधार पर भी निर्धारित होती है। और ये वायुदाब पेटियाँ भी पृथ्वी की घूर्णन और तापमान में परिवर्तन के कारण बनती है। तो प्यारे भैया बहन, आज हम लोग ने क्या पढ़ा? वायुदाब पेटियाँ, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक और पृथ्वी की 4 प्रमुख वायुदाब पेटियाँ कितने अक्षांशों के बीच स्थित है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग इसे अच्छी तरह से देखेंगे और याद भी करके मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे। धन्यवाद।